नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को ग्राम संगठन प्रशिक्षण का अध्याय नंबर 6 ग्राम संगठन की उप समितियाँ से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे प्रीमियर में 9:30 में पहुंच जाइएगा, क्योंकि बीच में आना जाना होने से और पूरा वीडियो फुल वाचिंग नहीं होने से वीडियो का इम्प्रेशन डाउन हो जाता है और उस पर व्यूज नहीं भाग पाता है। और हम लोगों की व्यूज की ज़रूरत है और वीडियो के अनुसार WT की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो वीडियो है वीडियो के अनुसार अगर WT भी नहीं मिलता है तो उसका इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। तो आप सभी इस बात पर ध्यान भी दीजिएगा। 9:30 में ज्वाइन कर जाइएगा। ज़्यादा देरी का तो होता नहीं है, 10 से 15 मिनट का होता है। तो आप सभी से उम्मीद रखेंगे कि 9:30 में प्रीमियर में ज्वाइन कर जाइएगा। तो चलिए अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि इसका है उद्देश्य ग्राम संगठन द्वारा स्वयं अपनी देखरेख हेतु। उसके बाद इसका उप विषय है कि उप समिति का महत्व, उप समिति निर्माण या गठन, उप समिति का जिम्मेवारी इसका उप विषय है। इसका प्रशिक्षण विधि में है लेक्चर विधि और एक में है उप समिति का महत्व। अब इसका उप महत्व क्या है सो देखिए, छोटे समूह की लगातार देखरेख करने के लिए उप समिति का महत्व है। उसके बाद छोटे समूहों के बीच एकता स्थापित करने के लिए, जैसे कि जो छोटे समूह हैं तो उनका लगातार देख रेख करना है, कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। और उसके बाद छोटे समूह के बीच अगर किसी भी तरह का मतभेद अगर होता है मेंबर में तो उसमें एकता लाने के लिए। उसके बाद है छोटे समूहों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिन्हित करने के लिए, उनको क्या प्रशिक्षण की ज़रूरत है और उनको आवश्यकता है उसको चिन्हित करने के लिए। उसके बाद है छोटे समूहों को प्रशिक्षण देने के लिए। उसके बाद है छोटे समूहों की आय में वृद्धि हेतु ऋण कार्य में स्थायित्व लाने हेतु। उसके बाद है छोटे समूहों में आर्थिक एवं सामाजिक स्थायित्व लाने के लिए। उसके बाद है छोटे समूह द्वारा वित्तीय संस्थाओं से समन्वय बनाने के लिए। फिर है सदस्यों में सामाजिक उत्पीड़न के प्रति जागरूकता लाने के लिए तथा उनकी सहायता करने के लिए और ग्राम संगठन को मजबूत करने के लिए। तो उप समितियाँ का महत्व हो गया। अब उप समितियाँ का गठन कैसे होगा वो बताते हैं। ग्राम संगठन के 3 या 4 जागरूक या सक्रिय सदस्य को लेकर निम्न उप समितियों का गठन किया जाता है। अब कौन कौन किया जाता है सो देखिए, क में है स्वयं सहायता समूह की देखरेख समिति, जो देखरेख समिति करेंगी वो बनाया जाता है। उसके बाद है ख में है परिसंपत्ति सत्यापन समिति। उसके बाद है ग में है स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज समिति। घ में है सामाजिक कार्य समिति। उसके बाद अंग में है आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठन सामाजिक कार्य समिति और भी उप समितियाँ का भी गठन कर सकती है। उसके बाद है क में है कि स्वयं सहायता समूह की देखरेख समिति का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ देखिए कि ग्राम संगठन के सदस्य समूह की लगातार देखरेख कर उसे मजबूती प्रदान करना, जो स्वयं सहायता समूह की देखरेख समिति है। और उनका भूमिका एवं जिम्मेवारी क्या है, तो उनका भूमिका है कि बैठक में शामिल होना। उसके बाद है कि बैठक की प्रक्रिया को देखरेख कर ज़रूरत के अनुसार सूचना देना। उसके बाद है बने हुए नियमों का पालन करवाना, जो नियम बना हुआ है उसको पालन करवाना। उसके बाद है कि ज़रूरत के अनुसार समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देना। उसके बाद है हिसाब किताब देखना। फिर है कि समूह की समस्याओं को सुलझाने में उनकी सहायता करना।
फिर है बिगड़े हुए या टूटे समूह से चर्चा कर उनकी बैठक को शुरू करवाना। जैसे कि अगर किसी भी तरह का समूह में अगर किसी भी तरह का मतलब मामला बिगड़ जाता है तो उसको समस्या को सुलझाना भी है, और बिगड़े हुए जो टूटे समूह है उस पर चर्चा भी करना और उनकी बैठक भी शुरू करवाना। उसके बाद है परिसंपत्ति सत्यापन समिति। तो इनका उद्देश्य क्या है वो जानिए। ग्राम संगठन एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले ऋण को छोटे समूहों ने वास्तविक मद में लगाया कि नहीं, इसे देख रेख कर उनको आय वृद्धि के लिए प्रेरित करना। जैसे कि उनको ग्राम संगठन से जो ऋण मिलता है तो वो मतलब वित्तीय संस्थाओं से जो प्राप्त हुआ था तो वो जिस मद के लिए ऋण लिए थे उस मद में ऋण लगाए, उसमें उपयोग किए कि नहीं, उसको देख रेख करने के लिए परिसंपत्ति सत्यापन समिति होती है। और उनका भूमिका एवं जवाबदेही जिम्मेदारी क्या है वो जानिए। समूह से ऋण प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर यह सुनिश्चित करवाना कि जिस काम के लिए ऋण लिया जाए वह काम शुरू हुआ कि नहीं। जैसे उनको अगर ऋण मतलब मिल गया तो 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करवाना है कि वो जो जिस चीज़ के लिए ऋण लिए वो काम शुरू हुआ कि नहीं। उसके बाद है लाभान्वित सदस्य के पास जाकर उनकी संपत्ति देखना। जो लाभ लिए है ऋण का तो उनका संपत्ति जाकर देखना है कि वो उस चीज़ में लगा है या नहीं। उसके बाद है कि उस संपत्ति का बीमा करवाना। जैसे कि जो संपत्ति मतलब लिया गया तो उसको बीमा करवा लेना है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से उसमें हानि पहुंचता है तो उस बीमा का उसको लाभ मिल सके। उसके बाद है कि बीच बीच में जाकर यह देखना कि उस संपत्ति से आय में वृद्धि हो रही है कि नहीं। मतलब बीच में 15 दिन या महीना दिन पर जाकर उनको देख लेना है कि जो जिस चीज़ में पूंजी लगा है तो उससे आय में वृद्धि मतलब उनको हो रहा है कि नहीं। उसके बाद है कि प्राप्त ऋण के अनुसार उतने पैसे की संपत्ति एवं अच्छी गुणवत्ता की चीज़ खरीदी गई कि नहीं, इसे भी देखना है। जो उनको प्राप्त ऋण हुआ और पैसे की संपत्ति से गुणवत्ता वाला चीज़ मैंने खरीदी गई है कि नहीं, उसे भी देखना है। और यदि वे 15 दिन के अंदर वह कार्य शुरू नहीं हुआ तो उस ऋण को ग्राम संगठन में वापस करवा देना है। अब यहाँ देखिए ग में है कि स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज समिति का उद्देश्य क्या है। छोटे समूह में बैंक बीच अच्छे संबंध स्थापित कराने में उनकी सहायता करना। और भूमिका एवं जिम्मेवारी। अब यहाँ पर देखिए कि बैंक मैनेजर से अच्छे संबंध बनाना होता है। जो स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज समिति होती है और समूह का हिसाब किताब देखकर सूचना देना। उसके बाद है कि समूह द्वारा किए गए माइक्रो प्लान को देखकर सूचना देना। जो माइक्रो प्लान उनके द्वारा बनाया जाता है उसका भी सूचना देना है। उसके बाद है कि माइक्रो प्लान के अनुसार बैंक से प्राप्त होने में सहायता करवाना। जो माइक्रो प्लान के अनुसार मतलब जो दिया गया है तो उसी के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाना। उसके बाद है कि बैंक लिंकेज ऋण की वापसी की देखरेख करना। और उसके बाद बैंक लिंकेज के लिए योग्य समूह को चिन्हित कर उन्हें माइक्रो प्लान तैयार करवाना एवं उसमें बैंक में जमा करवाना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ स्वयं सहायता समूह की बैठक हो रही है और इसमें देखिए कि दीदी लोग आ रही हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनके घर का दशा क्या है कि आपस में मतलब झगड़ा लड़ाई हो रहा है। उसके बाद मतलब गांव के जो लोग हैं सो 2 लोग मतलब छुड़ाने भी आए हैं और इनके बच्चे हैं जो रो रहे हैं। उसके बाद जितना भी सामग्री वगैरह है वो मतलब जो खाना वाना बन रहा था उसको मतलब उठा पठा कर फेंक फाक दिया गया। और यहाँ देखिए कि 2 दीदी है सो हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी हैं।
उसके बाद है यदि कोई समूह में के अनुसार बैंक को ऋण वापस नहीं करता है तो समूह की बैठक में चर्चा करवाकर ऋण को समय से वापस करवाना। अगर मतलब समूह है जो बैंक ऋण के अनुसार वापस नहीं करता है तो उसको बैठक में चर्चा करवाकर समय से ऋण वापस करवाना है। अब है कि सामाजिक कार्य समिति। सामाजिक कार्य समिति का क्या कार्य है? तो इसका उद्देश्य है कि समूह के सदस्यों में सामाजिक मुद्दों के विषय में जागरूकता लाकर उसे सामाजिक उत्पीड़न से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना एवं उनकी सहायता करना। जो समाज में बहुत तरह का मतलब होता है सामाजिक उत्पीड़न, उसमें उनको जागरूकता करना है और उनको सहायता करना है। तो देखिए क्या है कि सामाजिक उत्पीड़न के विषय में जानकारी देना और महिला अधिनियम के लिए जागरूक करना। उसके बाद है कि उचित न्याय के प्रति जागरूक करना। फिर गांव में बाल विवाह, नशाखोरी, घरेलू हिंसा, अत्याचार आदि को रोकने में सभी समूह के सदस्यों की सहायता में सामूहिक प्रयास करना। जो सामाजिक कार्य समिति होती हैं उनको सामाजिक से संबंधित उनको ध्यान देना होता है। उसके बाद है अंगा में है ग्राम संगठन ज़रूरत पड़ने और भी उप समितियाँ का गठन कर सकती है, जैसे मार्केटिंग कमेटी। उसको मार्केटिंग कमेटी का होता है मार्केटिंग कमेटी और खाद्य सुरक्षा समिति और डेयरी समिति एवं स्वास्थ्य समिति इत्यादि। और ग्राम संगठन में ज़रूरी होता है तो उप समितियाँ का गठन होता है। तो मार्केटिंग होता है ना कि मार्केट कमेटी जो बाज़ार से सर्वे करके लाते हैं तो वो कमेटी हुई। और खाद्य सुरक्षा जो खाद्य सामग्री का खरीदारी जो होगा वो खाद्य सुरक्षा कमेटी के द्वारा होगा। डेयरी वाला जो होगा कि दूध से संबंधित जो होगा कार्य करेंगी उसको डेयरी समिति का गठन होगा। उसके बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कार्य होगा तो उस पर स्वास्थ्य समिति होगी। उसके बाद है कि सामाजिक मुद्दे एवं सामाजिक कार्य समिति। अब यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ देखिए कि गांव है और गांव में घर है। उसके बाद सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फिर यहाँ देखिए सब खेल रहा है। उसके बाद यहाँ बाल विवाह मतलब यहाँ हो रहा है कि बाल विवाह वाला कार्य हो रहा है। उसके बाद यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर यहाँ घर है। तो चलिए अब ये पूरा समाप्त हो गया है। ग्राम संगठन की उप समितियाँ ये क्लियर समाप्त हो गया है। अब हम अगले बैठक में आप सभी को कुछ और जानकारी देंगे। तो हम एक बार आपको शुरू से अंत तक का वीडियो बता देते हैं और आप सभी कमेंट करके बताइए कि ग्राम संगठन की उप समितियाँ से संबंधित जो जानकारी दिए हैं और कैसे गठन होता है, ग्राम संगठन के द्वारा कैसे उप समितियाँ का गठन होता है, उससे भी रिलेटेड आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। उसका भी हम गठन करने का हम बता देंगे। उनका जो कार्य है कैसे करना है, कैसे खाद्यान्न सुरक्षा समिति में उनको कार्य करना है, वो टोटली का प्रशिक्षण मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जीविका से संबंधित टोटली वीडियो आपको मिलते रहे और आप हमारी वीडियो से अनजान न रहे। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।